तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसके एक शांत से दिखने वाले मोड़ पर एक घर एक बहुत ही भयानक राज छुपाए बैठा है। आज हम हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट की अंधेरी और उलझी हुई दुनिया को परत दर परत खोलेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जुर्म से जिसने एक पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी वारदात जिसने अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ा जो सालों तक उस घर की दीवारों में गूंजता रहा। हर छोटे शहर में ना एक घर ऐसा जरूर होता है जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हैं, कानाफूसी करते हैं। हमारी कहानी भी हमें एक ऐसे ही शहर में ले जाती है जहां एक घर सिर्फ अपनी बनावट के लिए नहीं बल्कि अपने खूनी इतिहास के लिए मशहूर है। सोचिए, आज से 4 साल पहले इस शांत मोहल्ले में सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन कैरियन जैकबसन नाम की एक लड़की ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने ही माँ बाप का बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। और अब 4 साल बाद इसी घर के बगल में रहने आ रहे हैं नए लोग, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अतीत का साया अभी भी वहीं मंडरा रहा है। तो सारा और उसकी बेटी एलिसा के लिए ये एक नई शुरुआत होनी थी। उन्हें एक बहुत ही प्यारा घर मिला और वो भी किराए पर, काफी सस्ते में। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि हर सस्ती चीज की एक कीमत होती है। उनका नया घर उस बदनाम जैकबसन हाउस के ठीक बगल में था, मतलब एक ऐसी जगह जिसके पास से भी गुजरने से पूरा शहर डरता था। अब देखिए, जिस घर में इतनी भयानक वारदात हुई हो वो तो खाली ही पड़ा होगा, है ना? पर जैकबसन हाउस के साथ ऐसा नहीं है और बस यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल ही अलग मोड़ लेती है। एक रात सारा यूं ही खिड़की से बाहर देख रही होती है और उसकी नज़र उस खाली घर में जलती हुई एक टिमटिमाती रोशनी पर पड़ती है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उस घर में कोई रहता है, रायन, उसी कातिल लड़की कैरी एन का अकेला जिंदा बचा भाई। एलिसा की मुलाकात रायन से होती है और वो उसे काफी दिलचस्प लेकिन रहस्यमयी लगता है। वो शांत रहता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है जो उसके परिवार के साथ हुई उस भयानक घटना की कहानी कहती है। एक रात वो उसे घर छोड़ता है और बस यहीं से उनके इस उलझे हुए रिश्ते की शुरुआत होती है। पर रायन के बारे में कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था और बहुत जल्द हमें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा, एक बहुत भयानक राज छुपा रहा है। वो उस घर में अकेला नहीं है। और फिर कहानी हमें घर के नीचे बने एक छिपे हुए तहखाने में ले जाती है। वहां जंजीरों में जकड़ी हुई एक लड़की है। रायन उसे कैरी एन कहकर बुलाता है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो वो उसे एक इंजेक्शन देकर शांत कर देता है। ये साफ है कि रायन जितना सीधा साधा दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो इसका मतलब क्या है? क्या यह मुमकिन है? क्या कैरियन सच में जिंदा है और उसका भाई उसे दुनिया से छुपा रहा है या फिर उसे कैद करके रख रहा है? कहानी का ये मोड़ हमें हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। एलिसा को रायन की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। वो उसकी टूटी हुई शख्सियत को देखती है और उस पर यकीन करना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब जाती है उसे एहसास होता है कि वो एक ऐसे राज के भी करीब जा रही है जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। रायन एलिसा को एक बहुत ही दुखद कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुद को एक बेचारा भाई दिखाता है जो अपनी हिंसक बहन की रक्षा कर रहा है। वो बताता है कि बचपन में झूले से गिरने की वजह से कैरी एन को दिमागी चोट लगी और वो एक शैतान बन गई। पर क्या ये सच है या फिर ये भी एक चालाकी से बुनी हुई कहानी है? लेकिन रायन की ये झूठी दुनिया अब बिखरने लगती है। उसकी कैदी भागने की कोशिश करती है, माहौल और बिगड़ता है और एक जानलेवा हाथापाई में उस लड़की की गलती से मौत हो जाती है। अब रायन सिर्फ एक किडनैपर नहीं है, वो एक कातिल बन चुका है और अब उससे अपने गुनाहों के सबूत मिटाने ही होंगे। एक गलती, एक मौत, और अब रायन का नकाब उतरने वाला है। एलिसा उस भयानक सच्चाई को जानने वाली है जो उस घर की दीवारों के पीछे दफन है। और फिर किस्मत का खेल देखिए, कुछ लड़के रायन के घर में आग लगा देते हैं और एलिसा मदद करने के लिए अंदर चली जाती है। मदद करते करते उसे एक अजीब सा सुराग मिलता है और फिर उसे तहखाने से एक आवाज सुनाई देती है। उसका दिल उसे नीचे खींच कर ले जाता है, सीधा उस राज के मुंह में। उस कमरे में उसे एक और लड़की मिलती है जो डरी हुई है और गुस्से में है। लेकिन फिर एलिसा को कुछ ऐसा नजर आता है जो बिल्कुल समझ नहीं आता, एक छोटा सा सुराग जो सब कुछ बदल देता है। और उसी पल एक भयानक सच उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाता है। ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था।
एलिसा को याद आता है कि असली कैरियन की दोनों आंखें नीली थीं, पर तहखाने में बंद लड़की की सिर्फ एक आंख नीली है, वो भी एक कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से। रायन अपनी बहन की देखभाल नहीं कर रहा था, वो अपनी बहन को बना रहा था, बार बार बेगुनाह लड़कियों का अगवा करके और उन्हें अपनी मरी हुई बहन की शक्ल देके। अगर तहखाने में बंद लड़कियां कैरियन नहीं हैं, तो सिर्फ एक ही सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सोचना भी नामुमकिन है। तो फिर असली कैरियन कहाँ है? और फिर सामने आता है वो सच जो किसी भी झूठ से ज्यादा खौफनाक था। रायन कबूल करता है, कैरियन तो सालों पहले ही मर गई थी, झूले वाले हादसे में। अपने माँ बाप को मारने वाला भी रायन ही था। क्यों? क्योंकि वो उसे अपनी मरी हुई बेटी की तरह जीने पर मजबूर करते थे, उसे उसके कपड़े पहनाते थे, उसकी अपनी पहचान उससे छीन रहे थे। अब जब सारा राज खुल चुका है, तो रायन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और एलिसा के लिए अब ये सच की खोज का मामला नहीं है, अब ये जिंदा बचने की लड़ाई है। इसके बाद जो होता है वो बहुत भयानक और तेज है। रायन एलिसा को अपनी अगली कैरियन बनाने पर तुला है। एक पुलिस ऑफिसर बीच बचाव करने आता है और मारा जाता है। एलिसा को पकड़कर कार की डिक्की में फेंक दिया जाता है। सारा अपनी बेटी को बचाने पहुंचती है और उस पर भी बेरहमी से हमला होता है, लेकिन आखिर में मां और बेटी मिलकर लड़ती हैं और वो अपने दरिंदे को हरा देती हैं। जिस्मानी तौर पर वो बच गई हैं। माँ और बेटी उस शहर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती हैं जिसने लगभग उनकी जान ले ही ली थी, लेकिन वो जो यादें अपने साथ ले जाती हैं वो शायद उन्हें जिंदगी भर सताएंगी। फिल्म का आखिरी सीन हमें रायन के पास ले जाता है, जो अब एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है। वहां वो अपने अतीत के सायों से घिरा हुआ है। उसे अपनी मां की यादें सताती हैं, जो उससे वो बनने पर मजबूर करती थीं जो वो नहीं था। यही हमें समझ आता है कि शैतान पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बचपन में मिले जख्म कितने गहरे और हमेशा के लिए हो सकते हैं, और क्या वो सच में एक इंसान को हैवान में बदल सकते हैं।